नमस्कार। किसान बिल पर कांग्रेस के द्वारा मुंह की खाने के बाद देश की जनता को भड़काने के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं। आज कांग्रेस के गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के द्वारा एक जनता के नाम से जो पत्र जारी किया गया है वो प्राप्त हुआ। मैं आज के लाइव के माध्यम से सिर्फ कांग्रेस के द्वारा जिन बिंदुओं पर जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है उन सारे बिंदुओं को आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि मंडी कमेटियों द्वारा किए जाने वाली खरीद जो एपीएमसी बिल के तहत होती थी वह आज भी है और उसकी खरीदी में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि मंडी कमेटियों द्वारा जो खरीद की जाती थी और किसान वहां अपनी फसल अपनी उपज को जो बेचना चाहता था उसको वहां बेचने की आज भी स्वतंत्रता है। पहली चीज। दूसरा, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो सरकारी खरीद केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज को खरीदे जाने की घोषणा की जाती थी और उस पर जो खरीदा जाना है वह व्यवस्था भी यथावत है। उस व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है और उस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। सरकार ने जो किसानों के लिए जो बिल पास की है उसमें से दो बिल है। एक बिल जो है वो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक है और दूसरा बिल है कृषक कीमत आश्वासन और करार विधेयक। मैं आपके सामने जिन बिंदुओं का जवाब देने के लिए उपस्थित हूं उसमें सबसे पहला जो कांग्रेस के द्वारा एक पत्र जारी करके देश के किसानों को भड़काने की जो कोशिश की गई है और जिसके कारण से आम जनता के अंदर जो भ्रम पैदा हो रहा है उस भ्रम को दूर करने जाने की आवश्यकता है। जैसे कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर लोगों को भड़काया गया कि लोगों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि वो नागरिकता देने का कानून था, लेकिन लोगों को जब तक समझ में आया तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका हो। यहाँ हमने सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन जो रेज किया, ये बाकायदा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल गुजरात के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, उनके द्वारा बाकायदा ये अपने नाम से लेटर हेड पर जारी किया गया है और वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये बिल किसानों के लिए और आम उपभोक्ताओं के लिए खराब। उन्होंने पहला बिंदु उठाया कि अब फसल की खरीदी कंपनियां करेंगी और इस काम से सरकार व मंडियों का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। ये पहला जो बिंदु उनके द्वारा उठाया गया पूरी तरीके से असत्य है। आज भी और कल भी इस बिल के पारित होने के बाद भी सरकार मंडियों के माध्यम से और सरकारी खरीदी केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी खरीदी को जारी रखेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और इनका कहना यह है कि फसल की खरीदी कंपनियां करेंगी। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसान कुछ कंपनियों को ही अपने माल को बेचने के लिए मजबूर होगा। यह बात पूरी तरीके से झूठ है, असत्य है, मनगढ़ंत है। ये जो दोनों कानून हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन दोनों कानूनों का जहां भी आपको प्रति प्राप्त हो उसको प्राप्त कीजिएगा। आपके मन के अंदर कोई शंका और कुशंका हो तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और हम आप सरीके लोग जो इसको बता सकते हैं वो आप सबके सामने बताने के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसान जो है वो अपनी उपज को सिर्फ कंपनियों को बेचेगा। कंपनियों को बेचे जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का किसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया है, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया है। उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति खरीदार होगा, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, व्यक्ति से मीन्स अकेला इंडिविजुअल हो, व्यापारी हो या कोई उसकी सोसाइटी हो, वो हो या कोई उसकी दूसरी संस्था हो, वो सब लोग उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर अपने आप को पंजीकृत करेंगे
और पंजीकृत करने के बाद उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करेंगे और किसान अपनी उपज को उस प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए देखेगा कि कौन व्यक्ति ज्यादा कीमत दे रहा है। वहां 10 ग्राहक भी 10 व्यापारी भी आपके लिए खरीदने वाले उपलब्ध हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। अंतरराज्यीय प्लेटफॉर्म भी है और राज्य के बाहर का भी प्लेटफॉर्म है। दोनों प्रकार के प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे। उसमें जो बाध्यता है वो बाध्यता इस बात की है कि जो व्यक्ति, संस्था या सोसाइटी किसान से फसल को उपज खरीदे जाने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी, उसके पास आधार पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर होगा और इस सब की जानकारी जो है वो सरकार को रहेगी कि कौन व्यक्ति कितनी फसल को क्रय कर रहा है और उसके द्वारा कितना वास्तविक मूल्य चुकाया जा रहा है और उसके द्वारा फसल किस कीमत पर खरीदी जा रही है। एक दूसरी में इसमें एक अच्छी बात है जो इस कानून के तहत अच्छी बात जो है वो ये है कि सरकार ने तुरंत उसी दिन भुगतान किए जाने के लिए प्रावधानित किया है और अगर किसी कारण से उस दिन भुगतान नहीं होता है तो 3 कार्य दिवस के अंदर उसका भुगतान किए जाने के लिए सरकार के द्वारा प्रावधानित किया गया। तो पहला जो इनका जो भ्रम था या जो भड़काने वाला पॉइंट था वो पूरी तरीके से गलत है। दूसरा, हार्दिक पटेल जी के पर्चे में जो लिखा हुआ है कि अब यह कंपनियां किसानों से अपनी शर्तों पर बंधुआ के रूप में खेती करा पाएंगी जिसमें जोखिम किसानों का ही होगा। ऐसा कहकर के किसानों को भड़काने की इस प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं कि जैसे किसान जो अपनी खेत पर जो फसल उगा रहा है वो फसल किसी कंपनी के माध्यम से ही उगाएगा, इसके अलावा और नहीं उगाएगा। ये पूरी तरीके से झूठ है, असत्य है। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जो करार अधिनियम सरकार के द्वारा लागू किया गया है वो ऑप्शनल अधिनियम है। आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के जैसे मैं एक व्यापारी हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुझे कुछ विशेष प्रकार की फसल का उपज करानी है तो मैं किसी किसान से इस बात का करार कर सकता हूं। वो किसान की मर्जी पर निर्भर करेगा। फसल के शुरुआत में इस बात का करार होगा कि इतनी कीमत में दूंगा, ये हमारा और आपका करार होगा और वो करार सिर्फ उस फसल चक्र की समाप्ति पर अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसमें किसान का क्या फायदा है? किसान का यह फायदा है कि आज किसी फसल की बाजार में उपलब्धता कम है तो उसका भाव ज्यादा है और फसल आने के बाद उसकी उपलब्धता जब ज्यादा हो जाएगी तब उसका बाजार भाव कम हो सकता है। तब ऐसी दशा में जहां आज जो भाव मिल रहा है और हमने किसी व्यक्ति के साथ में करार कर लिया कि मान लीजिए गेहूं के संबंध में करार करिए, 1975 रुपए सरकार ने उसका समर्थन मूल्य घोषित किया है और गेहूं की फसल करने के लिए जाएंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम बाध्य नहीं है। भारत का कोई भी किसान किसी भी व्यक्ति के साथ में करार करके फसल करने के लिए बाध्य नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से अपनी फसल का उत्पादन कर सकते हैं अपने खेत पर, उस फसल को स्वतंत्र रूप से जाकर के मंडी में बेच सकते हैं, उस फसल को स्वतंत्र रूप से जाकर के सोसाइटी में जो सरकारी खरीद केंद्र हैं जहां एमएसपी पर दाम मिल रहा है वहां बेच सकते हैं। आप उस फसल को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के बेच सकते हैं या आप उस फसल के संबंध में फसल के बुवाई से पहले एक किसी व्यक्ति के साथ में करार कर सकते हैं। मान लीजिए अभी 1975 रुपए सरकार ने समर्थन मूल्य गेहूं का घोषित किया है। अब आप किसी ने करार किया, उन्होंने कहा 1975 अब है, हो सकता है भाव बढ़ जाएगा और उन्होंने 2000 रुपए, अगर 2000 रुपए पर करार कर लिया कि आपके यहां से जो भी उत्पादन होगा उसके संबंध में हम 2000 रुपए आपको देंगे, करार हो गया। जब फसल का उत्पादन हुआ, जब उपज आई, तब मान लीजिए अगर बाजार में उसका मूल्य अगर 1000 रुपए कम, उसका 100 रुपए कम आया, 150 रुपए कम आया, तो आपकी फसल का जो करार हो चुका है उस करार के तहत आपको तो 2000 रुपए मिलने ही है। तो किसान के पास आज की डेट में ऑप्शन है कि वो करार करके फसल करना चाहता है और या व्यक्ति से अपनी फसल को उपजाए और उपजाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर मंडी में या किसान खरीदी के सरकारी खरीदी केंद्रों पर जाकर के विक्रय कर सकता है और जहां उसको उचित दाम मिल रहा है वहां उसको बेच सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी बंधनकारी कोई बात किसी भी व्यक्ति के
संबंध में नहीं है किसान के प्रति। तीसरा इनका जो ऑब्जेक्शन था, जिसको ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कि कंपनियों की खरीदी व्यवस्था स्थापित होते ही सरकार आसानी से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने और फसल की खरीदारी करने की व्यवस्था से पीछे हट जाएगी। जब खाद्यान्न आवश्यक वस्तु ही नहीं रहेगा तो उनके भाव और व्यापार पर भी सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। ये पूरी तरीके से निरर्थक और झूठ है जो भ्रम किसानों में फैलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है, स्वयं प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी इस बात को कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार सदैव जारी रखेगी और मंडी व्यवस्था को सरकार के द्वारा जो कानून के तहत एपीएमसी एक्ट के तहत जो मंडी व्यवस्था है इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में और विशेष क्षेत्रों में, उस मंडी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वो कानून आज भी यथावत है, इसलिए वो लगातार बना रहेगा। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि आवश्यक वस्तु में से जब वो निकल जाएगी, सरकार के पास आज भी है, सरकार के पास सदैव नियंत्रण रहता है। किसी भी वस्तु का निर्यात बंद करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के भंडारण क्षमता को नियंत्रित किए जाने के लिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस भंडारण क्षमता से ज्यादा अनाज या उपज का संग्रहण नहीं किए जाने के लिए सरकार आदेश दे सकती है। ये सरकार के पास सदैव आदेश रहता है। तो सरकार को चूंकि व्यवस्था को नियंत्रित करना है तो सरकार उस व्यवस्था को सदैव नियंत्रित करती रहेगी। और एक जो अच्छी बात है कि इतने सारे खरीदी के अवसर किसान के पास उपलब्ध होंगे, विक्रय के अवसर किसान के पास उपलब्ध होंगे कि वो अपनी फसल को मजबूरी में नहीं बल्कि जहां उचित दाम मिल रहा होगा वहां उचित दाम पर बेचने की कोशिश कर सकता है और पूरी तरीके से बेचने के लिए किसान स्वतंत्र है। इसलिए ये जो बात कही गई है, तीसरा जो भ्रम है, वो पूरी तरीके से गलत है, सिर्फ भड़काने के लिए। चौथा, जब सरकारी खरीद ही रुक जाएगी तो इसके भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार बीज, कीटनाशक व खाद की आपूर्ति करने और कृषि के लिए बिजली पानी की व्यवस्था करने का जिम्मा कंपनियों पर छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए इन कंपनियों को भारी सब्सिडी भी दी जाएगी। ये भी ख्याली पुलाव है और सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए किया गया। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी प्रकार की कंपनियों की बात सरकार ने अपने किसी कानून में नहीं की है। सरकार ने जो करार विधेयक है उसमें भी जो व्यापार के संबंध में कि कौन व्यक्ति व्यापारी है उसकी जो परिभाषा दी गई है, उसमें भी व्यक्ति को और कोई व्यापारी, कौन कौन लोग खरीदी कर सकते हैं, कोई व्यापारी, कृषक, निर्माता संगठन और कृषि सहकारी सोसाइटी, ये इस प्रकार की चीजें की गई। तो इसमें कंपनियों वाला जो मामला है वो पूरी तरीके से झूठ और झूठा मामला है कि कंपनियां ऐसा कर लेंगी, कंपनियां वैसा कर लेंगी। और कंपनियों के द्वारा एक और चीज है, आज भी इस देश के अंदर तमाम सारे ग्रोसरी स्टोर्स चल रहे हैं। उन ग्रोसरी स्टोर्स में भी अनाज बिक रहा है और वहां भी मिल रहा है ये सारा का सारा अनाज। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके पास आज भी अनाज कहां से आ रहा है? क्या उनके लोग मंडी में बैठ करके कम दामों पर माल नहीं खरीदते हैं? क्या मंडी में किसान को जो मजबूर करके जो लोग माल बेचने के माल का कम भाव लगाते हैं, कम दाम लगाते हैं, वो लोग किसके होते हैं? आज सरकार ने समर्थन मूल्य 1975 रुपए गेहूं का घोषित किया है। क्या 1975 रुपए पर सारा किसान, इस देश का पूरा किसान, क्या 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेच लेगा क्या इस देश के अंदर? क्या सारी मंडियों में 1975 रुपए में गेहूं की खरीदी होती है? क्या सरकारी खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसान के द्वारा उपजाई गई पूरी उपज का सरकारी खरीदी केंद्रों के द्वारा क्रय किया जाता है क्या? आज जिन व्यवस्थाओं, जो वर्तमान व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं से जो परेशानियां थी और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसका निदान निकालने के लिए सरकार के द्वारा ये ऑप्शनल व्यवस्था की गई है। इसका आप उपयोग करना चाहे करिए, नहीं करना चाहे नहीं करिए। खुला बाजार कर दिया आपने, एक मंडी क्षेत्र बना दिया, उस मंडी क्षेत्र के बाहर अगर आपने जाकर के अनाज बेच दिया तो अपराध हो जाएगा। और जबकि मंडी क्षेत्र में 4 लोगों ने मिलकर के कागज बना लिया कि हमको आज यही भाव खोलना है, इसका ज्यादा भाव नहीं खोलना। अब क्या करोगे आप? तौल में क्या होता है सारे के सारे लोग जानते हैं, तौल में क्या होता है।
पल्लेदार के नाम पर कितना जाता है, उस सफाई व्यवस्था के नाम पर कितना जाता है, फलानी चीज के नाम पर कितना जाता है, ये किसान जानता है कितना जाता है उसका। तो इन सारी व्यवस्थाओं से किसान परेशान था, इसलिए उसको एक समानांतर व्यवस्था दी है। लेकिन चूंकि भड़काने की बात है, एक इन्होंने क्या, दूसरा इन्होंने इसी में जो आरोप लगाया कि सरकार बीज, कीटनाशक, खाद की आपूर्ति करने और कृषि के लिए इन्हीं कंपनियों पर जिम्मा छोड़ दिया जाएगा। कैसे छोड़ दिया जाएगा? किसी इन दोनों से कानून में से कहीं इस बात का उल्लेख है क्या कि इन सारी व्यवस्थाओं के लिए एक लाइन इस संबंध में इन दोनों कानूनों में से मैं कहीं भी नहीं लिखी हुई, एक लाइन। आपको मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, आपसे कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को कहे कि सरकार के द्वारा ये जो बिल पारित किया गया वो किसान विरोधी है, तो आप उससे एक ही सवाल पूछिए कि इन दोनों कानूनों की कौन सी धारा किसान विरोधी है, कौन सी धारा है जिसमें किसान का अहित हो रहा है। उस व्यक्ति से पूछिएगा, वो आपसे कहेगा कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा और मंडी की जो खरीदी केंद्र है उसको बंद कर दिया जाएगा। उससे पूछिएगा कि ये दोनों चीजों का कहां उल्लेख है, किस कानून, इन दोनों जो पास कानून हुए इन दोनों कानूनों के किस धारा में इस बात का उल्लेख है। मंडी कमेटियों की रचना एपीएमसी एक्ट के माध्यम से की गई रचना है और वो एपीएमसी एक्ट आज भी प्रभावी है, लागू है और उसकी रचना को में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। एक समानांतर व्यवस्था। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी तरीके से जो ऑब्जेक्शन गलत है। इसके बाद उन्होंने एक और ऑब्जेक्शन दिया और उन्होंने कहा इन कानूनों का, हार्दिक पटेल ने जो अपना पत्र जारी किया वो हार्दिक पटेल का पत्र नहीं, एक्चुअली कांग्रेस का पत्र है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इन कानूनों का सबसे बड़ा नुकसान भूमिहीन खेत मजदूरों और सीमांत व लघु किसानों को होगा, जो हमारे देश में कुल खेतीहर परिवारों का 85% से ज्यादा है। खेती किसानी अवैधनीय हो जाने से और धीरे धीरे अपनी जमीन और जीविका के साधन से वंचित हो जाएंगे। अलाभकारी कृषि से उन पर और कर चढ़ेगा, किसान आत्महत्याओं में और तेजी से वृद्धि होगी। अब इन मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इनको समझ में आ रही है लेकिन ये बात को गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जहां किसी आदमी के पास अभी 2 जगह सिर्फ खरीदी के लिए, बेचने के लिए थी, आज उस व्यक्ति के पास 2000 से ज्यादा जगह, 2000 से ज्यादा अवसर हैं अपनी फसल को बेचने के लिए। उसके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हजारों व्यापारी रजिस्टर्ड होगा जो आपकी फसल का उचित दाम देने की कोशिश करेगा और जिसमें आप सहमत होंगे वो देंगे। तो इसमें लाभकारी कृषि रहेगी या उसमें अलाभकारी कृषि रहेगी? आगे उनका कहना है इसका नुकसान हमारे देश के पर्यावरण को होगा, क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में कंपनियां जीएम बीजों, अत्यधिक हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल और खेती के हानिकारक तरीकों को बढ़ावा देगी। इससे भूमि की बंजरता बढ़ेगी और निकट भविष्य में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता खत्म होगी। अनाज के लिए विकसित देशों पर निर्भरता बढ़ने से हमारी राजनीतिक संप्रभुता को भी खतरा होगा, जो खाद्यान्न संकट का इस्तेमाल राजनीतिक ब्लैकमेल के लिए करते हैं। मैं हार्दिक पटेल जी से इतना कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीतिक संप्रभुता को खतरा अगर किसी व्यक्ति से है तो कांग्रेस और उसकी संस्कृति से है और उसके नेताओं से है। अगर इस देश के अंदर राजनीतिक ब्लैकमेल करने का और राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का कोई काम करता है तो वो कांग्रेस और उसके संगठन है। बाकी के किसी भी काम से इस प्रकार की कोई स्थिति बनने वाली नहीं है। जिन चीजों को उन्होंने इसमें कहा है उनका कहीं किसी कानून में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ लोगों को भड़काना और गलत तरीके से चीजों का प्रस्तुतिकरण करना है कि गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत करके लोगों के सामने बताने की कोशिश की जानी है कि क्या स्थिति है। आगे उन्होंने कहा मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। वन नेशन वन एमएसपी होनी चाहिए। क्या अभी तक थी वन नेशन वन एमएसपी? क्या मंडियां खत्म हो जाएंगी? किस कानून के तहत मंडियां खत्म हो जाएंगी? मंडियों की प्रक्रिया के संबंध में, मंडियों के गठन के संबंध में और मंडियों के खत्म किए जाने के संबंध किसी प्रकार का कोई उल्लेख इन दोनों कानूनों में कहीं भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा, किसान मजदूर बन जाएगा। ये मुझे लगता है हार्दिक पटेल साहब को ना तो किसानों का अनुभव है और ना ही मंडियों का अनुभव है। किसान जो एमएसपी का रेट्स होते हैं, सरकारी खरीदी केंद्र होते हैं, वहां किसान जब एक बार फसल को लेकर के आए तो कितने दिन बाद उसका नंबर आता है और कितनी फसल खरीदी जाती है।
बाकी की जो फसल होती है उसे किसान कहाँ बेचेगा? बाजार में वो बेच नहीं सकता, उसको सिर्फ मंडी में बेचना है। मंडी में 10, 20, 25, 50 लोगों का एक काकस होता है जो काकस तय करता है कि आज क्या भाव खुल रहा है। कभी भी एमएसपी से ऊपर का दाम उन मंडियों में कभी नहीं जाता। और जो किसान को अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर अगर अपना भाव अच्छा मिल रहा है, जैसे शेयर बाजार का ट्रांजैक्शन जो होता है, शेयर बाजार में हम देखते हैं ना कि आज भाव बहुत अच्छा खुल रहा है, उन्होंने कहा ये भाव है, ठीक है, इस भाव पर बेच दीजिएगा, कल फिर बेच दीजिएगा, कल दूसरा भाव और खुला, कल और बेच दीजिएगा। तो आपको बेचने का एक अवसर उपलब्ध है। समस्या क्या है भूमि में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। इनके द्वारा एक और कहा गया कारोबारी जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आ जाएगी। उन्होंने ऊपर वाले पॉइंट को ही दोहरा दिया। ये सारी की सारी चीजें बेबुनियाद हैं। कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कांग्रेस को एक बात का डर और भय जो है वो ये है कि मोदी जी अपना घोषणा पत्र तो लागू कर ही रहे हैं, मोदी जी एक्चुअली कांग्रेस का भी घोषणा पत्र लागू कर रहे हैं। ये समस्या है कांग्रेस को। समस्या ये है कि कांग्रेस ने पंजाब के इलेक्शन में अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया कि इस प्रकार की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को कांग्रेस संचालित करेगी और अगर सरकार में आई तो। कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में और 2014 के घोषणा पत्र में पॉइंट नंबर 11 पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि आम चुनाव के घोषणा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि हम मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी उसका लागू करेंगे। परेशानी क्या है? परेशानी सुनिएगा। पहली परेशानी यह है कि जो सरकारी खरीदी केंद्रों पर जो अनियमितता होती थी और वहां से खरीद न होने के कारण से जो किसान मंडी में आकर के बेचता था, अब उस किसान के पास दो ऑप्शन थे बस। एक मंडी में जो भाव खुलेगा उस पर बेचने का था, एक सरकारी खरीदी केंद्र पर। अब इन दोनों ऑप्शन के अलावा जब तीसरा ऑप्शन उपलब्ध हो गया, तीसरा ऑप्शन भी इस बात का उपलब्ध नहीं हो गया कि किसान बाहर निकलेगा और जगह जगह अपने माल को ढोता हुआ घूमेगा और कहेगा ये खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ये नहीं है। किसान जाएगा कहां? उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आप भाव देखेंगे, गेहूं, चना, बाजरा, जो भी आपका जिन्स है, भाव देखेंगे, ये भाव है। आप वहां रजिस्टर्ड है, आपका एक कोड नंबर होगा रजिस्ट्रेशन का, आप उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उस व्यक्ति को विक्रय कर सकते हैं। वो व्यक्ति आपके अकाउंट में पैसा दे देगा, आपकी फसल उसके पास चली जाएगी और जो उसका ट्रांजैक्शन का तरीका होगा वो सारा अभी प्रक्रिया बन जाएगी तो ट्रांजैक्शन। परेशानी क्या है? परेशानी सुनिएगा। परेशानी ये है कि सरकारी खरीदी केंद्रों पर जो लोगों को भगाया जाता था, वो क्यों भगाया जाता था? पूरी खरीद ना करने के बाद क्यों? क्योंकि जैसे मंडियों का कागज तैयार बना है, तो वो जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में कुछ ना कुछ तो रहा होगा। दूसरी चीज क्या है? मंडी के अंदर एक किसान, समझिएगा पूरा फैक्ट, मंडी के अंदर एक किसान, आप क्या खरीदी कर रहे हैं इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर खरीदी की आवश्यकता नहीं है आज की डेट। आगे होगी प्रक्रिया, वो होगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब सरकार ने इस दोनों कानूनों में अपने पैन कार्ड को आवश्यक किया है। पैन कार्ड को आवश्यक किए जाने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से आपके पैन कार्ड के साथ में आपके अकाउंट में शो होने लगेगा और सरकार को समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी फसल खरीदी। आज आप 1000 बोरी अगर कोई व्यक्ति खरीदता है, खरीदने की कह रहा हूं, क्योंकि जो बेच रहा है वो किसान है, उस पर तो इनकम टैक्स नहीं लगता है। बात को समझिएगा। 1000 बोरी अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसको 1000 बोरी खरीदी जाने के लिए मान लीजिएगा 1900 रुपए के मूल्य पर खरीदता है वो, तो 1900 रुपए के मूल्य पर अगर 1000 में गुणा करेंगे तो वो जो स्थिति आएगी वो 1900 का 19,000, 19,000 के 1,90,000, 1,90,000 के 19 लाख। मतलब उसके पास 1000 बोरी खरीदी के लिए 19 लाख रुपए की स्टैंडिंग अमाउंट होना चाहिए उसके पास, एक नंबर का। अब एक नंबर का अमाउंट अगर नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खरीदारी नहीं कर पाएगा व्यापारी। और अब होता क्या था कि जैसे आज आपने 1000 बोरी खरीद ली, अब आपको इनकम टैक्स देने की बारी आई, तो आपने चूंकि नगद नारायण के माध्यम से जैसे भी खरीदी की प्रक्रिया को किया, आपने सरकार को जो बताया कि मैंने तो 100 बोरी खरीदी की,
तो 100 बोरी खरीदी करने के कारण से उस 100 बोरी को विक्रय किए जाने के बाद जो इनकम आएगी उसको आपने इनकम टैक्स में दिखाना है। तो आप पर इनकम टैक्स कितने का लगना है? 100 बोरी का। लेकिन अब क्या होना है? अब यह होना है कि आप 1000 बोरी खरीदेंगे तो एक तो वो जो काला और सफेद कोई धन होता है ना, तो यहां सिर्फ आपका जो धन आएगा वो सारा का सारा सफेद आएगा, उसी से आप व्यापार कर पाएंगे। पहली चीज तो ये स्पष्ट समझ लीजिएगा। दूसरा, जो 1000 बोरी खरीदी है वो पूरी 1000 बोरी आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन 1000 बोरी का हुआ है। तो उसके लिए आपके पास जो स्टैंडिंग अमाउंट होना चाहिए था वो रहेगा 1 नंबर का। अब आपने जो 1000 बोरी खरीदी है, उन 1000 बोरी को किस व्यक्ति को विक्रय किया? क्योंकि आपका पास जो भंडारण होगा 1000 बोरी का हो गया ना। अब वो 1000 विक्रय तो बता, जैसे जीएसटी का सिस्टम चल रहा है ना, कि उन्होंने कहा कि मैंने बटन बेचे फलाने आदमी को, तो सामने वाले के पास भी दिखना चाहिए कि बटन आपने बेचे या नहीं बेचे, उसको उसके स्टैंडर्ड में दिखेगा। तो वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम से लोग परेशान हैं। फिर चिदंबरम के बॉलकरी में रखे हुए गमले में गोभी नहीं उगेंगे करोड़ों के। समस्या यहां है, समस्या किसान नहीं है, जो बीच का जो व्यक्ति है, जो इनकम टैक्स के नाम पर इस देश में जो खेल खेलना चाहता है टैक्स चोरी का, समस्या वहां है। यहां कांग्रेस को किसानों के हितों की किसी को चिंता नहीं है। यहां सिर्फ चिंता इस बात की है कि जो लोग टैक्स चोरी करके सारा का सारा बारह न्यारा कर रहे थे, खेती के नाम पर, फसल के नाम पर जो काम कर रहे थे, वो सारे के सारे लोगों को परेशानी आएगी। अब एक और चीज समझिए, ये तो मैंने आपको व्यापारी का बताया कि व्यापारी है और उसको स्टैंडिंग अमाउंट दिखाना पड़ेगा, और वो बेचेगा तो बेचने की इनकम दिखानी पड़ेगी, किसको बेचा। अब जितने का बेचोगे उतने का इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपका बनेगा। ये तो एक व्यापारी का मामला होगा। अब एक फर्जी किसान का मामला है। फर्जी किसान का मामला कैसा है कि कई लोग हैं ऐसे जिनके पास 2-5 बीघा 10 बीघा या जो भी है खेत, जो भी रहा होगा, या ज्यादा भी होगा लोगों के पास, फार्म हाउस भी होंगे लोगों के पास, लेकिन उसमें उत्पादन कितना होता है इसका कोई आंकड़ा नहीं है। वो अपने पूरे साल जो ब्लैक मनी से कमाया हुआ धन होता है, पूरे साल जो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन होता है, उस पूरे के पूरे धन को दोनों फसलों के समय पे उसको कृषि की आय बता करके और उसको इनकम टैक्स में शो करते हैं। अब कृषि की आय बताएंगे तो उसके लिए क्या होगा? पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस किसान को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर बेचा, तो किस व्यापारी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर बेचा। तो अगर आप वो किसान थे जिनके पास आपके एक फार्म हाउस बना दिया, 2 कमरे बना दिया, होता कुछ नहीं है, 2 चपरासी लगा दिया, सब घूमने घामने का मामला हो गया। लेकिन उसी खेत से आपने बता दिया कि साहब वो तो 100 बोरा गेहूं हुए हमारे यहाँ। अब 100 बोरा गेहूं हमने मार्केट में बेच दिए। कैसे रसीदें मिलती थी और कैसे सारा सिस्टम होता है ये आप सब जानते हैं, जो लोग इस प्रक्रिया में हैं। पेश कर दिया, इनकम टैक्स बचा लिया 100 बोरा गेहूं बेचने के संबंध में हुई इनकम का। आपका तो कुछ नहीं लगा ना। लेकिन अब क्या होने वाला है कि आप 100 बोरा गेहूं को तो बेचने के लिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर बेचने के लिए जाएंगे। जो व्यक्ति खरीदेगा उसके खाते से अमाउंट ट्रांसफर होकर के आपके खाते में आएगा, वो भी फिर आपसे गलत सौदा नहीं करेगा ना। समस्या यहां से पैदा हो रही है इस देश के अंदर। जैसे अभी आपने ना कि करीब 3 लाख से ज्यादा फर्जी सेल कंपनियां इस देश के अंदर सरकार ने खत्म कर दी, पाबंदी कर दी। ऐसे ही इस देश के अंदर फर्जी किसान खत्म होने वाले, फर्जी किसान की जो भूमिका है वो समाप्त होने वाली है। फर्जी किसान नाम का व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, वास्तविक किसान मिलेगा, जिसकी वास्तविक भूमि होगी, जिसकी वास्तविक खेती से जो उपज होगी, उस उपज पर ही उसको इनकम टैक्स का निर्धारण करने और उससे छूट पाने का अधिकार होगा। फर्जी तरीके से छूट पाने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा। ये समस्या ये है। वो कौन लोग हैं? वो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं जो सब अपने आप को आगे किसान लिखते हैं। उनमें से कुछ जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं, उसमें से कुछ अधिकारियों में भी हो सकते हैं, और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। वो एक पूरा सिस्टम है जहाँ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किए जाने का जो सिस्टम है वो खेती के माध्यम से ही सारा का सारा होता है। तो ये जो प्रक्रिया पूरी तरीके से रुकने वाली है। एक दूसरी चीज, जो पूरे शहर की उपज पर 10, 20, 25 लोगों का जो काकस था
वो कागज समाप्त हो जाएगा। आप विश्वास रखिएगा, सरकार ने इस कानून को 5 जून 2020 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया है और अभी ये कानून अब लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास अब हस्ताक्षर के लिए रुका हुआ है और वो 1-2 दिन में जब भी उनके हस्ताक्षर होंगे ये कानून का मूर्त रूप ले लेगा। अभी अध्यादेश के माध्यम से लागू है। आप इस दोनों सालों मार्च तक, अभी जो विक्रय होगा उपज का, और मार्च तक जैसे ही ये रफ्तार पकड़ेगी ये व्यवस्था समानांतर, आप विश्वास रखिएगा इस देश के किसान से उसकी खेत पर आप जाएंगे तो वो आपको खुशहाल दिखाई देगा। मंडियों में जो भाव होगा उसकी तुलना कर लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं वो भाव ही एमएसपी के आसपास का भाव आपको दिखाई देगा, एमएसपी से कम भाव दिखाई नहीं देगा। और सरकार ने जो इस कानून में व्यवस्था की है वो इतनी अच्छी व्यवस्था की है, मैं आपको उसकी कुछ चीजें जो बताना चाहता हूं वो जानने की आवश्यकता है और वो लोगों को बताने की आवश्यकता है। जैसे सरकारी खरीदी केंद्र पर पैसा कितने दिन माल मिलता है ये आपको जानकारी है। मंडियों में कीमत कितनी कम मिलती है ये आपको जानकारी है। अब प्रश्न, इसमें सरकार ने धारा 4(3) में इस बात का उल्लेख किया है, जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक है उसमें सरकार ने धारा 4(3) में इस बात का उल्लेख किया है कि जो भी राशि तय होगी वो उसी दिन भुगतान कर दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या 3 कार्य दिवस के भीतर उसका भुगतान हो जाएगा। एक दूसरी चीज जो है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो होगा, इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए जैसे सेबी नियंत्रित करती है इसको, निफ्टी को और सेंसेक्स को, उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आपने आज तक देखा होगा कि जो भी सारा मार्केटिंग होता है उसका सबका एक तरीका है और पूरा सिस्टम होता है। आपने इधर क्लिक किया उधर आपके अकाउंट में आएगा, 2 दिन बाद पैसा आ जाता है उसमें। तो वो जो स्थिति है उसको पूरी तरीके से नियंत्रण जो होगा वो सरकार के अधीन होगा। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता, और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बाजार को खुला छोड़ दिया गया है और बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, पूरी तरीके से गलत है। अब बात यह है कि मान लीजिए किसी आदमी ने आपको पैसा नहीं दिया, अब क्या करेंगे आप? पैसा नहीं दिया, इसके लिए क्या किया जाएगा? उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है और धारा 8 में इस बात का प्रोविजन दिया है कि इसमें एक सुलह बोर्ड का गठन किया जाएगा। सुलह बोर्ड कहाँ जाना पड़ेगा किसान को? बात यह है कि भाई अगर मुकदमेबाजी करनी है पैसे को लेकर के, तो मुकदमे तो बहुत लंबे चलते हैं, ऐसी धारणा है लोगों के दिमाग में। वरना चलते नहीं है मुकदमे लंबे, लेकिन लोगों की धारणा है कि मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, बहुत परेशानी होती है, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, कौन कोर्ट फीस देगा, कौन खर्चा करेगा, ये एक बड़ी समस्या पैदा होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको हम जानते नहीं है, हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर वो उपलब्ध है। तो सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां रहते हैं वहां आपका उपखंड मजिस्ट्रेट होगा, एसडीएम होगा, उस एसडीएम के साथ आपको एक आवेदन देना होगा। सिर्फ एसडीएम, एक सुलह बोर्ड होगा, उसका एसडीएम अध्यक्ष होगा और 2 लोग जो होंगे, 2 से लेके 4 लोग उसके मेंबर होंगे उस सुलह बोर्ड के। वो एक दोनों पक्षों का एक व्यक्ति उस सुलह बोर्ड में रहेगा मेंबर के तौर पर, उसको मनोनीत किया जाएगा। अगर कोई मनोनीत करने के लिए नाम नहीं देता है तो एसडीएम अपने आप से, और वो तुरंत उसमें फैसला देगा। सुलह बोर्ड को उसमें उस राशि को वसूल किए जाने का, शास्ति लगाए जाने का, दंड दिए जाने का पूरा प्रावधान अधिकार है। उसके बाद अगर उससे भी कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है, व्यथित है, उसको परेशानी है, तो उसके बाद भी उसकी अपील कलेक्टर के करने का आपको अधिकार है और कलेक्टर भी इसी प्रकार की कार्रवाई करके दे देगा। सबसे खास बात यह है कि इस प्रकार की जो कार्रवाइयां जो सुलह बोर्ड के माध्यम से निपटाई जानी है, उसके संबंध में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार के सिविल न्यायालय में और दूसरे न्यायालयों में इस प्रकार की कार्रवाइयों के संबंध में कोई विवाद नहीं चलेंगे। मतलब ये नहीं है कि मैंने आज किसी किसान से, मान लीजिए मैं व्यापारी हूं, मैंने किसी किसान से 10 लाख रुपए का माल खरीद लिया एक बार, और 10 लाख रुपए का माल खरीदने के कारण मैं उसका अगर पेमेंट नहीं कर रहा हूं, और चूंकि मैं बड़ी आसामी हूं, तो मैंने गया और मैंने जाकर के दीवानी मुकदमा लगा दिया और कहा इसमें ऐसा था ऐसा था ऐसा था, इस कारण से ये परेशानी थी इसलिए नहीं खरीदे। अब वो मामला सिविल न्यायालय में आया, सामने वाले को तामील गई, फिर वो आया, फिर उसका जवाब दावा आया, फिर मेरी एविडेंस आई, मतलब वो सालों। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, किसी पक्ष को अनुमति नहीं है
ये स्पष्ट किया उन्होंने, किसी प्रकार किसी पक्ष को इस संबंध में अनुमति नहीं है। और ये जो प्रावधान है वो पूरी तरीके से सिविल कोर्ट की डिक्री के तौर पर काम करेंगे। मतलब जो उपखंड मजिस्ट्रेट का जो आदेश होगा और कलेक्टर का जो आदेश होगा वो सिविल कोर्ट की डिक्री के तौर पर काम करेंगे और उसी प्रकार से उनका पालन कराया जाएगा जैसे सिविल कोर्ट से डिक्री प्राप्त होने के बाद आपको पालन कराया जाता। तो हर प्रकार के किसान की हर प्रकार की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए और सरलता, आप इस कानून का अगर ऊपर नाम देखेंगे तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कोष्टक में लिखा है उन्होंने संवर्धन और सरलीकरण, मतलब सरलीकरण किए जाने के लिए इस पूरी चीजों को लिखा गया है। अब कोई पूछे आपसे कि साहब ये आप जो बता रहे थे वो कहां है, तो उसको बताइएगा। धारा 15 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत जिसका इस अधिनियम में इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन सशक्त किए गए प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है, कोई वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। मान लीजिएगा मैं एक किसान हूं और मैंने 10 लाख रुपए का अगर 1 लाख रुपए का ही बेचा और वो किसी व्यक्ति ने पेमेंट नहीं दिया, अब मुझे वसूली के लिए क्या करना होगा? आज की प्रक्रिया में मुझे वसूली के लिए अदालत जाना होगा। अगर ये कानून लागू नहीं होता तो मुझे वसूली के लिए अदालत जाना होगा। वहां अदालत जाने के बाद मुझे उसकी वसूली का मुकदमा पेश करूंगा सिविल में। उस मुकदमे पर जो कोर्ट फीस होगी वो कोर्ट फीस मुझे अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद सामने वाले को नोटिस जाएगा और वो सालों का मामला। यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। उन्होंने कहा कोई जाना चाहेगा तो जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला सुलह बोर्ड के अधिकार क्षेत्र का मामला है। सुलह बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में सिर्फ एक आवेदन लिख करके बताना है सुलह बोर्ड को कि ये मेरा ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन की ये इस ट्रांजैक्शन से मैं ये व्यथित हूं। और जो व्यक्ति इस प्रकार की अनियमितता व्यापारी करेगा उसको इस प्रकार के व्यापारिक कार्य करने के लिए आगे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो यहां कंपनियों वाला कोई मामला नहीं है, करार करा करके जबरदस्ती खेती कराने का कोई मामला नहीं है, किसी भी प्रकार से किसान का शोषण किए जाने का कोई मामला नहीं है। अपितु अभी तक की व्यवस्था में किसान का जो शोषण हो रहा था उस शोषण से किसान को मुक्त करके उसके पास हजारों अवसर अपनी उपज को विक्रय किए जाने के लिए इन दोनों कानूनों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भी जागरूक, कुछ लोगों का काम है विरोध करना, लेकिन समस्या दूसरी है कि विरोध करने वाले लोग के पास ऐसा कुछ जादू है, वो इतने जादू का कुछ उपकरण का ऐसा लगता है कि कुछ उनकी विरोध करने की भाषा या शैली में कोई जादू होता है कि वो लोगों को बरगलाने में कामयाब हो जाते। क्या है कि वो वास्तविकता से परे हट करके लोगों के सामने विषय को रखते हैं। मैंने आज जो लाइव किया वो इसलिए किया कि हार्दिक पटेल का ये पर्चा मुझे मिला और यही पर्चा, इसी प्रकार के पर्चे के माध्यम से कांग्रेस, जैसे आपने पहले सुना SC/ST एक्ट में कि 6 महीने तक सजा नहीं, 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ठिकाना नहीं होगा, कितना सब कुछ हुआ। आज क्या हुआ? आज पिछले 1.5 साल से वही स्थिति चल रही है ना, लेकिन बरगलाने की स्थिति है, बरगलाने की स्थिति। अब यहां क्या बताया जा रहा है? यहां लोगों को बताया जा रहा है, 3 चीजों से भड़काया जा रहा है जो पूरी तरीके से गलत है, जिसका इस कानून में कहीं भी किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। पहली चीज, MSP खत्म हो जाएगी। मैं स्पष्ट कर दूं, MSP कभी खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में कहा है, प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट किया है, MSP सरकार के द्वारा हर फसल से पहले जारी की जाती है और सरकार के द्वारा जारी की गई और उस पर खरीदी की जाएगी। इसमें बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, किसी भी व्यक्ति को इसमें किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं है। एक दूसरा, प्रत्येक राज्य में मंडी जो कमेटियां हैं, मंडी कमेटियों के द्वारा खरीदी का जो मामला है वो व्यवस्था पूरी तरीके से यथावत है। वो व्यवस्था, वो APMC जो एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का जो एक्ट है, उस एक्ट के माध्यम से उस मंडी कमेटियों में जो खरीदी केंद्र हैं, वो खरीदी केंद्रों के माध्यम से आज भी वो व्यवस्था लागू है,
कल भी लागू रहेगी, हमेशा लागू रहेगी, क्योंकि एपीएमसी एक्ट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। दो व्यवस्थाएं पहले से लागू हैं, वो दोनों व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। तीसरी व्यवस्था जो सरकार ने जो दी है, ये व्यवस्था आपके लिए मुक्त आकाश देती है, आपकी फसल का उचित दाम देने के लिए आपको अवसर उपलब्ध कराती है, फसल के बोने से पहले आपको करार करने की अनुमति देती है, उस करार के संबंध में विधि और विधायी तरीके से जो नियम और कानून है उनको सरकार के द्वारा अंगीकार किए जाने और उनको एक फॉर्मेट में लाने का सरकार ने प्रयास किया है, जिसके लिए आप सबको खुश होना चाहिए, किसान को खुश होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि एक बार कोई व्यक्ति अगर मान लो करार से खेती करता है, करार से खेती करने वाले व्यक्ति को अगर फसल के जब आने के समय, उत्पादन के समय अगर बाकी के किसानों से अगर ज्यादा लाभ पैसा मिल रहा है तो वो करार वाला खुश होगा। और करार आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, आप करिए तो ठीक है, नहीं करिए तो ठीक है। कंपनियों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यहां सरकार ने व्यापारी के रूप में जिनका उल्लेख किया है वो व्यापारी होंगे एक, और दूसरा जो उल्लेख किया है कृषक निर्माता संगठन होंगे और कृषि सहकारी सोसाइटियां होंगी। इनके माध्यम से खरीदी किए जाने का प्रावधान है। आपकी मर्जी है, जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहे उसका उपयोग करिएगा, लेकिन हम सब आप देश के जागरूक नागरिक हैं, इन विषयों पर चिंता करने की आवश्यकता है। हमारे अन्नदाता के अधिकारों का और उसको बरगलाने का किसी प्रकार का कोई कार्य ना हो, ऐसी हमको कोशिश करनी है। अन्नदाता को भी पूरी तरीके से बात समझानी है इस बात की कि उनके किसी अधिकार में किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं हुई है। उनके अधिकारों को और ज्यादा ताकत से सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया, उनको अवसर प्रदान किए गए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आप कहिएगा किसान से, ये कानून लागू हो चुका है और इस कानून के लागू होने के बाद इसकी रचना जीवस, क्योंकि सरकार बहुत चिंतित है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी अभी कुछ ही दिनों में बनके तैयार होने वाला होगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर एक बार बिक्री का अवसर अगर आप देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर मंडी में और एमएसपी पर कोई जाने की बात करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में आपको फसल लेकर के कहीं जाना ही नहीं है। आपको अपने घर पर आपको स्थान, दिनांक, समय बताना है कि इस जगह पर मैं इस गांव में रहता हूं, यहाँ मेरा निवास है, यहाँ मेरे पास इतनी फसल है, यहाँ उपलब्ध है। जिसको खरीदनी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आपके साथ वार्ता करेगा और आपको जो कीमत अगर आपको उचित लगती है बेच दीजिएगा, वो आपके यहां से उठा करके ले जाएगा। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपकी सुविधा के लिए हैं। अभी तक जितनी प्रकार की किसानों की समस्याएं जो थी, उन सारी समस्याओं को देश के बड़े राजनीतिक और किसान संगठनों के द्वारा उठाया गया था। एक बड़ी जो व्यवस्था थी उसमें शेतकारी संगठन के बड़े नेता शरद जोशी, जो महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के नेता रहे, उनके द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर के सदैव आंदोलन किए जाते रहे। और उनका भी कहना था कि ये जो दो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें से मंडी की व्यवस्था और सरकारी खरीद केंद्र जहां एमएसपी के माध्यम से क्रय किया जाता है, इन दोनों व्यवस्थाओं के अलावा भी कोई किसान को व्यवस्था हो सके ना, किसान अपनी मनमर्जी से अपनी चीज को बेच सके और मनमाना अगर उसके मनमर्जी का जो दाम मिल रहा है वहां वो दे सके। एक उनका, दूसरा मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा नवंबर 2004 में एक किसान आयोग का गठन किया गया और उसे हम स्वामीनाथन आयोग के नाम से जानते हैं। स्वामीनाथन आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया और अक्टूबर 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए, उसमें की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन सुधारों के माध्यम से इन कानूनों को लगाया है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि सरकार ने पुरानी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया है, ये जानने की बहुत आवश्यकता है। मतलब सरकार ने आपको एक और विकल्प उपलब्ध कराया है। इसलिए जो व्यक्ति को लगता है कि अगर वो व्यवस्था समाप्त हो जाती है, नई व्यवस्था सफल हुई कि नहीं हुई, किसान समझेगा या नहीं समझेगा, तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जानने की आवश्यकता कि आपके पास 3 व्यवस्थाएं आज की डेट में, जिसको आप करना चाहे, उपयोग करना चाहे कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।